जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस की सीरीज में। एनसीईआरटी क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 2 प्राणियों में पोषण के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। नीचे 1 से 4 तक कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, ठीक है। तो क्या करना, हमें जो खाद्य पदार्थ दिए गए हैं आयोडीन के साथ परीक्षण करने पर कौन सा नीला और काला रंग प्रदान करेगा, ठीक है। तो उबला और मिसा हुआ आलू, ग्लूकोज की घोल, ब्रेड का एक टुकड़ा, सरसों का तेल, ठीक है। ये चारों में से कौन सा नीला काला रंग प्रदान करेगा। तो ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर बी हो जाएगा 1 और 3। तो 1 और 3 में क्या क्या है कि पहला है उबला और मिसा हुआ आलू और तीसरा है ब्रेड का एक टुकड़ा। ये दोनों में अगर आयोडीन के साथ हम परीक्षण करते हैं तो इसका रंग नीला और काला हो जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग डिस्कशन देखते हैं। मिसा हुआ आलू और ब्रेड का टुकड़ा में भरपूर मात्रा में स्टार्च होता है। आयोडीन मिलाने से यह स्टार्च के साथ अभिक्रिया करके नीला काला रंग देता है। नीला काला रंग इंगित करता है कि इसमें स्टार्च है, यानी अगर हमें किसी खाद्य पदार्थ में स्टार्च है कि नहीं ये जांच करना है तो हम उसकी जांच आयोडीन से करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ नीला काला रंग देते हैं। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ उबला हुआ आलू या कुचला हुआ आलू या ब्रेड का एक टुकड़ा है। उबले और चबाए हुए चावल को आयोडीन की विलयन में मिश्रित किया जाता है तो स्टार्च के शर्करा में पाचन के कारण आयोडीन का रंग नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दांत का जोड़ा संरचना में भिन्न है लेकिन कार्य में समान है, ठीक है। तो इसका आंसर चवर्णक और अग्रचवर्णक हो जाएगा। ये दोनों संरचना में तो भिन्न है लेकिन कार्यों में समान है। चर्वनक अग्रचर्वनक दांत का जोड़ा संरचना में भिन्न लेकिन कार्य में समान है। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्तियां पाई जाती है। मनुष्य के दांत गर्द दंती जिसे थिकोडेंट, द्विवारदंती जिसे डेफियोडेंट मतलब कि दांत 2 बार निकलता है, विषम दंती हेट्रोडेंट मतलब कि विषम प्रकार के दांत मनुष्य के मुंह में पाए जाते हैं। गर्द दंती ये जबड़े की हड्डियों में धंसे होते हैं। द्विवारदंती ये जीवन में 2 बार निकलते हैं। विषम दंती ये 1 से अधिक बार प्रकार के होते हैं। मनुष्य की एक जबड़े में 16 तथा कुल 32 दांत होते हैं। जबड़े के प्रत्येक ओर 2 कृंतक जिसे इंसिजर कहते हैं, 1 रदनक जिसे कैनिन कहते हैं, 2 अग्रचर्वनक जिसे प्रीमोलर कहते हैं और 3 चर्वनक जिसे मोलर कहते हैं दांत पाए जाते हैं। कृंतक सबसे आगे चपटा और धारदार होते हैं जो भोजन को काटने में सहायता करते हैं। जैसे हम जो लिप खोलते हैं तो आगे में जो चौड़ा दांत होता है उसके कृंतक कहते हैं। रदनक नुकीले होते हैं जो भोजन को फाड़ते हैं और अग्रचर्वनक और चर्वनक भोजन को पीसने का काम करते हैं जिसे पीछे चौवा कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दी गई शर्तों को ध्यान से पढ़ें। निम्न में से कौन सा सेट उन अंशों का सही संयोजन है जो पाचन कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। तो पाचन कार्य कौन नहीं करते हैं? ग्रासनली, बड़ी आंत और मलाशय ये जो है पाचन का कार्य नहीं करते हैं। ग्रासनली, बड़ी आंत तथा मलाशय जो पाचन का कोई कार्य नहीं करता है। मुख गुहा जिसे बकल कैविटी में दांत, जीभ और लार ग्रंथियां होती हैं, मुंह से भोजन ग्रासनली नामक भोज नली के माध्यम से पेट में पहुंचता है। मुख गुहा के ऊपरी भाग को तालु कहा जाता है
और मुख गुहा का पिछला भाग ग्रास नली कहलाता है। कंठ द्वार से आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिस कहलाती है। एपिग्लोटिस क्या होता है? दो भोजन नली और श्वास नली के बीच में एक ढक्कन होता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ग्रास नली मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है और ग्रास नली में किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुंचता है। छोटी आंत भोजन पाचन को पूरा करने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। वहीं बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत का कुल आकार 1.5 मीटर होता है, परंतु यह छोटी आंत में मोटाई में अधिक होने के कारण ही बड़ी आंत कहलाती है। इसका मुख्य कार्य जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बड़ी आंत का अंतिम भाग मलाशय कहलाता है, ठीक है, जहाँ अपचित पदार्थ मल के रूप में एकत्रित होता है और गुदा से इसे निष्कासित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न, निगला हुआ भोजन आहार नाल से नीचे की ओर जाता है क्योंकि भोजन नली की दीवार में पेशियों का संकुचन होता है, तो संकुचन के कारण जो है वो भोजन नीचे जाता है, ठीक है। आहार नाल का मूल रूप से एक लंबी नली होती है जो मुख से मलद्वार तक फैली होती है। आहार नाल के स्तर में मांसपेशियां होती है जो भोजन को आगे नीचे धकेलने के लिए लयबद्ध रूप से सिकुड़ती है। ये क्रमानुकुंचन गति पूरी आंत में होती है जिससे भोजन नली की दीवार में मांसपेशियों के संकुचन के कारण निगला हुआ भोजन नीचे की ओर चला जाता है। अमाशय एक पेशीय थैली है जो उदर गुहा के ऊपरी बाएं भाग में स्थित होती है, ठीक है। छोटी आंत 3 भागों में पाचन तंत्र, मध्य आंत और लव वांत से मिलकर बनी होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेडूनम, जेजुनम और इलियम। वहीं बड़ी आंत 3 भागों में सीकम, वृदांत और मलाशय से मिलकर बना होता है, जिसे इंग्लिश में सीकम, कोलन और रेक्टम कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, पेट में मौजूद एसिड, ठीक है, तो पेट में मौजूद जो एसिड होता है वो क्या करता है? तो हानिकारक जीवाणुओं को मारता है जो भोजन के साथ प्रवेश कर सकते हैं। इसका डिस्कशन देखते हैं। पेट में मौजूद अम्ल पेट की परत को हानिकारक पदार्थों से बचाता है। अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है या द्विपालिका जैसी थैली संरचना होती है। इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होता है। अमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है। तो जो अमाशय जो होता है उसका अगला भाग क्या कहलाता है? कार्डियक कहलाता है और पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है। कार्डियक तथा पाइलोरिक के बीच के भाग को फंडिक कहते हैं, ठीक है। आहार नाल के अन्य भागों की तरह अमाशय की भीतरी दीवार स्तंभकार एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर होता है। जठर ग्रंथिया की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है: श्लेष्म कोशिकाएं, भित्ति या अम्ल जन कोशिकाएं, मुख्य जाइलम कोशिकाएं। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप जठर रस कहलाता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा या म्यूकस तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है। तो जठर रस में क्या क्या होता है? HCl होता है, श्लेष्मा होता है, म्यूकस होता है तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक जीवाणुनाशक की तरह भी कार्य करता है जो भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न है, अमीबा की उंगलियों के आकार में वृद्धि भोजन को निगलने में मदद करती है। हालांकि मानव
आंतों की उंगली जैसी वृद्धि मदद करती है किस चीज़ में? तो मानव के आंत में जो उंगली नुमी संरचना है ये मदद करती है पचे हुए भोजन को ग्रहण करने में। ठीक है, तो पचे हुए भोजन को ग्रहण करता है। छोटी आंत गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का एक हिस्सा है और पचे हुए भोजन के अणुओं को पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। यह 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है जिसे डेडूनम, जेजूनम और इलियम कहते हैं। तो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, डेडूनम, जेजूनम और इलियम। ठीक है, तो जेजूनम के सतह में सूक्ष्म उंगलियों के समान अनुमान होते हैं जिन्हें विली के रूप में जाना जाता है। ये संरचनाएं कोशिकाओं से समृद्ध होती है और पोषक तत्वों को सीधे रक्त प्रवाह में अवशोषित करने में मदद करती है। अवशोषण की उच्च संख्या पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए सतह का क्षेत्र प्रदान करती है। वसा कणों का पाचन छोटी आंत में होता है जहां यकृत द्वारा निर्मित पीत वसा के पाचीकरण में परिणत होता है। बिना पचे हुए भोजन को बड़ी आंत में पारित किया जाता है जहां पानी को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। तो पानी को कहाँ अवशोषित किया जाता है? बड़ी आंत में, और अपचित कण मल के रूप में समाप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, छोटी आंत के विली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़ें। तो इनकी दीवारें बहुत पतली होती है, ये सही है। इनके पास सतह के करीब पतली और छोटी रक्त वाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है, ये भी सही है। इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे होकर भोजन आसानी से निकल जाता है, नहीं, ये गलत है। इनमें उंगली की तरह प्रोजेक्शन होते हैं, ये सही है। तो आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन ए में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं छोटी आंत में अवशोषण का। पेट में जमा भोजन आवश्यक प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद छोटी आंत में चला जाता है। भोजन का अवशोषण सबसे पहले यही होता है। तो भोजन का अवशोषण सबसे पहले कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, या रक्त वाहिकाओं द्वारा भोजन को अवशोषित करने में मदद करता है। पतली दीवारें होती हैं और ज़्यादातर रक्त कोशिकाओं के पतले चैनल से ढकी होती हैं। यह सतह क्षेत्र को बढ़ाता है और अधिकतम अवशोषण सुनिश्चित करता है। प्रत्येक विलस की सतह के करीब पतली और छोटी रक्त वाहिकाओं का एक यंत्र होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, अमीबा के बनावटी पैरों का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो भोजन और संचलन पर अधिग्रहण के लिए। अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, जो अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है। जगत प्रोटिस्टा के तहत समूहीकृत, आमतौर पर तालाबों और झीलों जैसे जल निकायों में पाया जाता है। अमीबा भोजन रसधानी में अपने भोजन को पचाती है। एक अमीबा में पोषण एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है जिसे फागोसाइटोसिस कहा जाता है, जहां संपूर्ण जीव भोजन को खाने की योजना को पूरा करता है। अमीबा भोजन को घेरने के लिए स्यूडोपोडिया को बाहर ढकेलती है और यह एक खाद्य रिक्तिका का गठन का परिग्रहण कर लेती है। अमीबा की गति पदार्थ की मदद होता है, ठीक है, जो जीवद्रव की प्रवाही कारण बनता है, और पैरामीशियम का गति पूरे शरीर में मौजूद पचमाभ की मदद से होता है। ठीक है, अब पदार्थ का अर्थ क्या है कि अमीबा का आभासी पद। अमीबा में एक तरल पदार्थ के आकार का शरीर होता है, इसलिए वे अपनी त्वचा की मोटाई के साथ आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लार में मौजूद एंजाइम परिवर्तित करते हैं। तो लार में जो एंजाइम होता है यह सरल शर्करा को स्टार्च में परिवर्तित करता है।
इसका डिस्कशन देखते हैं कि लार में जो एंजाइम होता है, लार एंजाइम एमाइलेज, जिसे स्लेवरी एमाइलेज कहते हैं, या टॉयलिन होता है। ठीक है, तो एमाइलेज या टॉयलिन जो होता है, जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन करता है। लगभग 30% स्टार्च मुंह में ही डाइसैकेराइड माल्टेज में हाइड्रोलाइज्ड होता है इस एंजाइम के द्वारा। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है जो जीवाणुरोधी कर्मक के रूप में काम करता है, संक्रमण को रोकता है। तो लार में जो लाइसोजाइम होता है वो क्या करता है, जीवाणु को, संक्रमण को रोकता है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में जिम्मेदार है। पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटोजोज और पेप्टोन में परिवर्तित करता है। ठीक है, वही रेनिन की बात करते हैं। तो रेनिन एक प्रोटीन लई एंजाइम है जो शिशुओं के आमाशय गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, जो दूध के प्रोटीन में पाचन करता है। तो दूध के प्रोटीन में पाचन कौन करता है, रेनिन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, जुगाली करते समय पशुओं के भोजन को जुगाली का नाम दिया जाता है, जो है निगला और आंशिक रूप से पचा। ठीक है, अब हम जुगाली की बात करते हैं। तो जुगाली मवेशियों और अन्य जुगाली करने वाले के रुमेन में आंशिक रूप से पचाने वाले भोजन को संदर्भित करता है। गाय, भैंस, भेड़ जैसे जानवर आमतौर पर अपना भोजन बिना चबाए निगल लेते हैं। बाद में वे भोजन को पेट से वापस मुंह में लाते हैं और ठीक से चबाते हैं। जब जुगाली की जाती है तो लार भोजन के भाग में मिल जाता है। वे आंशिक रूप से पचने वाले तरीके से रहते हैं और बिना पचे हुए तरीके से नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न, जुगाली करने वाले पशुओं के पोषण की प्रक्रिया का वर्णन करने वाले शब्दों का सही क्रम को चुनें। ठीक है, तो यहाँ पे जुगाली का जो क्रम दिया गया है, पहले क्या करते हैं बाद में क्या करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहले निगलना, फिर आंशिक पाचन करना, फिर जुगाली करना, फिर पूर्ण पाचन करना। घास खाने वाले जानवर जल्दी से घास को निगल लेते हैं और इसे पेट के एक हिस्से में जमा कर लेते हैं। इसे रुमेन कहा जाता है। यह भोजन आंशिक रूप से पचता है और उसे जुगाली कहते हैं, लेकिन बाद में जुगाली छोटे छोटे गांठों के रूप में मुंह में आ जाती है और जानवर उसे चबा लेता है। इसके बाद भोजन को फिर से निगल लिया जाता है। इस भोजन के साथ पाचक रस मिल जाते हैं और पूरा पाचन हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। सेल्यूलोज युक्त खाद्य पदार्थ मनुष्य में रुक्षांश के अच्छे स्रोत होते हैं। जो सेल्यूलोज होता है वो रुक्षांश के अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य में सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं पाया जाता है। सेल्यूलोज की बात करते हैं तो सेल्यूलोज एक बहुलक पॉलीसेकेराइड है जिसमें केवल एक प्रकार के मोनोसेकेराइड यानी ग्लूकोज होता है। सेल्यूलोज का पाचन सीकम के द्वारा होता है जो मानव में अनुपस्थित होता है। रुक्षांश एक सेल्यूलोज युक्त खाद्य पदार्थ है। यह हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, लेकिन हमारे भोजन का एक अनिवार्य घटक है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। यह हमारे भोजन को अपचित भोजन से छुटकारा पाने में मदद करते हैं। जड़ और पत्तेदार सब्जियां, फलियों और कुछ फलों जैसे नाशपाती, सेब में उच्च स्तर के सेल्यूलोज पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न के साथ इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने देखा जो एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि अगले वीडियो में हम सुधार कर सकें। थैंक यू।